हाँ तो दोस्तों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो है अगला चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका आज का मेरा चैप्टर जो है, हम लोग आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से प्राय प्रश्न जो है हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अंत तक जरूर देखेंगे, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है, तो भारत का नेशनल फ्लैग, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा जो है अंगीकृत किया गया। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। बराबर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो नेशनल फ्लैग है उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:2 होता है। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफेद और हरे रंग के 3 पट्टियां होती है। अब देखते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसमें 3 कलर होते हैं। तो सबसे जो ऊपर का जो कलर होता है उसको हम लोग केसरिया बोलते हैं, और जो मिडिल वाला जो कलर होता है उसको सफेद, और जो नीचे वाला जो कलर होता है हरा रंग का होता है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का ऊपर वाला जो कलर कौन है, तो केसरिया है। नीचे वाला कौन है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। सफेद पट्टी के केंद्र में जो है 24 तिलियों वाला गहरे रंग का एक नीला चक्र होता है। जो सफेद मिडिल में जो सफेद होता है उसके मिडिल में एक जो होता है गोल पट्टी होता है, उसमें 24 तिलियां होती है। 24 तिली, उसको हम लोग चक्र कहते हैं। इसका कलर जो होता है नीले रंग का होता है। तो इससे 3-4 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि उसमें तिलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। उसका कलर किस प्रकार का होता है, तो गहरा नीला रंग का होता है। तो आज हम लोग का ये जो है भारतीय संविधान का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हम दे चुके हैं। यदि उसको अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज इसी चैप्टर से, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक से ही आज का जो है शाम में आपको इवनिंग में जो है सुपर 20 प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस सेट लिया जाएगा, जो ऑनलाइन बिल्कुल फ्री होगा। तो उसको देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत सारे छात्र, बहुत सारे सदस्यगण हमारे जो टेलीग्राम में जुड़े हैं उस बोलते हैं कि सर मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली मार्क्स नहीं आने का कारण है कि आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं। वीडियो को आप पूरे तरह से देखें, लास्ट तक देखें, आपका मार्क्स 20 में 20 आएगा। यदि आप वीडियो को पूरे तरह से निष्पक्षतापूर्ण ईमानदारी से यदि आप देखते हैं तो आपको 20 में 20 मार्क्स जरूर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट। आप देख सकते हैं 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा 361 फुट का फहराया गया। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारे देश में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया था। तो ये 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में 361 फुट का जो है झंडा फहराया गया था। हालांकि ये चेंज होते रहता है समयानुकूल। चलते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिन्ह। अब हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है आप लोग देख सकते हैं, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते काफी चर्चा में है। अभी जो हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत और रिया के बीच जो विवाद चल रहा है, उसमें आप लोग रिया का वीडियो देखे होंगे। उन्हें एक वीडियो क्लिप जारी किया था, उसमें उन्होंने सत्यमेव जयते की चर्चा की थी। तो सत्यमेव जयते क्या है, इसका भी हम लोग चर्चा आगे करेंगे, इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ, जो सारनाथ से वहां से लिया गया। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में शीर्ष पर कितने चिन्ह होते हैं, तो 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि सिंह जो है किस चीज का प्रतीक है, तो ये साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। आप देख सकते हैं ये जो है आपका धर्म चक्र है, और चक्र में 24 तिलिया है। इस चक्र में जो है 24 तिलिया है और 24 घंटे का जो है ये प्रतीक है। अब चलते हैं, भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। आप जानते हैं कि हमारा संविधान भी 26 जनवरी 1950 को लागू की हुआ था। उसी दिन भारत सरकार ने जो था अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी अपनाया था। चक्र के दाईं ओर एक सार कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। आप देख सकते हैं चक्र के
यहाँ पर दाईं ओर एक सार है, जो ये सार जो है हमारे देश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने का प्रतीक है। और चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है, आप देख सकते हैं चक्र के जो बाईं ओर है ये घोड़ा का चिन्ह है। तो घोड़ा जो है ये अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। उसके नीचे, फलक के नीचे में मुंडको उपनिषद का सूत्रवाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जिसका अभी काफी चर्चा चल रहा है, देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो यही सत्यमेव जयते का सहारा लिया गया था, और सत्यमेव जयते का जो अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो ये तो आम बोलचाल की भाषा हो गई है सत्यमेव जयते, तो इसका अर्थ जानना काफी आवश्यक है। तो काफी इससे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में, प्रायः हर परीक्षा में जो है आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह से प्रश्न रहते ही हैं। इसलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे। और आज शाम को जो इवनिंग में इसका प्रैक्टिस सेट होगा, सुपर 20 प्रश्न का ऑनलाइन फ्री क्यूज चलता है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहां आपको प्रतिदिन शाम को 5 बजे इसी वीडियो का 20 प्रश्नों का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमने इस वीडियो को देखा तो अपना खुद का स्व आकलन कर सकते हैं। अब आता है भारत का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, तो इसका ये जो था बांग्ला भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी संस्करण करके हमारे संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कोलकाता में गया था। ये जो राष्ट्रगान है जन गण मन, सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, वहां पर गाया गया था। और राष्ट्रगान के गायन की अवधि जो होती है लगभग कितनी होती है, 52 सेकेंड। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रगान जो हम लोग गाते हैं जन गण मन, इसका समय अवधि कितना होता है, तो लगभग 52 सेकंड होता है। इससे 4-5 प्रश्न बन सकते हैं। राष्ट्रगान के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगान को कब हमारे देश में संविधान सभा ने अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को। यह सबसे पहले कहाँ गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का 26वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था। और इसकी समय अवधि कितनी होती है, तो 52 सेकेंड होती है। अब चलते हैं, राष्ट्रगान के बाद आता है राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसकी रचना जो आप जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन को प्रेरणा स्रोत था। इसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। तो राष्ट्रगान जन गण मन, जिसके लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है। और उसके बाद राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, इसकी जो रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। इसकी भाषा संस्कृत में किया गया था। और जो जन गण मन का रचना जो सर्वप्रथम किया गया था बांग्ला में किया गया था, लेकिन उसका हिंदी रूपांतरण जो है शामिल किया गया। और यहाँ जो है आपका जन गण मन जो है राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, और वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रगीत है। तो इसमें दोनों में थोड़ा आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा छात्रों को परीक्षा में कंफ्यूज हो जाता है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में। तो राष्ट्रगान जन गण उसका ट्रिक है, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, वंदे यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। और एक आपका राष्ट्रगान जो हो गया, गान 9 वहां भी है, जनगण मन, तो वो जो हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको आप लोग नोट करते चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेशनल सिंबल्स के आगे। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। जो वंदे मातरम जो हम लोग का देश का राष्ट्रीय गीत है, इसको सबसे पहले 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वां जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें गाया गया था। अब आती है हमारे देश का राष्ट्रीय पंचांग, जिसको हम लोग नेशनल कैलेंडर बोलते हैं। तो देखिए नेशनल कैलेंडर कौन है, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जो पूरे देश में एक समान है, जिसका पहला महीना चैत्र और सामान्य 365 दिन का होता है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय पंचांग है उसका पहला महीना कौन होता है, तो फर्स्ट जो मंथ होता है चैत्र होता है, और यह सामान्य जो होता है 365 दिन का होता है। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। ये जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर जो आधारित है, सर्वप्रथम 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। पंचांग जो था राष्ट्रीय पंचांग ग्रिगोरियन कैलेंडर की तारीख में अस्थाई
सदस्यता है। चैत का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में जो है 21 मार्च को पड़ता है। लीप ईयर में 21 मार्च को पड़ता है और नॉर्मली जो ईयर होते हैं उसमें 22 मार्च को चैत्र का पहला दिन आता है। अब चलते हैं हमारे देश के राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल, काफी इंपॉर्टेंट है। बाघ। बाघ जो है पैंथेरा टाइगर्स भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय नेशनल एनिमल जो है बाघ है, जिसको हम लोग देखिए कहीं परीक्षा में क्या होता है, बाघ नहीं देकर वहाँ पैंथेरा टाइग्रिस दिया जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और बाघ भी नॉर्मल हिंदी में दिया जाता है। अब आता है कि देश में बाघों की घटती हुई संख्या को प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट भी शुरू की गई। इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभयारण्य भी स्थापित किए गए। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है। उसके अलावा बाघों की घटती हुई संख्या को रोकने के लिए किस परियोजना का स्टार्ट किया गया, तो बाघ परियोजना। यह कब स्टार्ट किया गया, तो अप्रैल 1973 में। और इसी योजना के अंतर्गत जो है हमारे देश में बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए। अब बात आती है राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मयूर है, पावोक्रिस्टेटस। इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ दिया हुआ है, वैज्ञानिक नाम भी परीक्षा में पूछ देता है। तो हंस के आकार का इसका रंग बिरंग पक्षी की गर्दन लंबी, आंख के नीचे सफेद निशान, सिर पर पंखे के आकार की एक कलगी होती है। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अभी कुछ दिन ही पहले हमारे देश के जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मयूर के साथ अपना कुछ वीडियो शूट कराए थे, आप लोग देखे ही होंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी वही जो है मोर है, मयूर है। मयूर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण, पूरे भारतीय महाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। अब है कि भारतीय वन और वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972। चूंकि मयूर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसको बचाने के लिए एक अधिनियम आया 1972 में। इसके अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। मयूर को आप मार नहीं सकते हैं, उसकी तस्करी भी आप नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर। तो कमल जो है, कमल हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय फूल है। यह एक पवित्र फूल है, इसको हम लोग जो है कमल को पवित्र पुष्प मानते हैं तथा भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा और कर्नाटक में का भी राजकीय पुष्प कमल है। हर राज्य का भी अपना एक राष्ट्रीय पुष्प होता है, जिस प्रकार हमारे देश का होता है। तो हरियाणा और कर्नाटक का भी जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल है, और हमारे देश का भी राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। आप इसका वैज्ञानिक नाम भी याद कर सकते हैं। चलते हैं आगे, हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, देखिए नेशनल ट्री क्या है। तो बरगद जो है हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया, जिसकी शाखा बड़े क्षेत्रों में जड़ों की तरह प्रतिरोपित होती है। अब जानते हैं बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, विशालकाय होता है, और उसकी जो क्षेत्र होती है जड़ों की तरह क्या हो जाती है, प्रतिरूपित हो जाती है। उसकी शाखा से एक जड़ निकलती है, वो पृथ्वी में जाकर लग जाती है। बहुत विशालकाय पेड़ होता है, आप लोग देखे ही होंगे बरगद के पेड़ को। तो ये हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। वे जड़ें पुनः नई टहनियों एवं डलियों को जन्म देती है। इस विशिष्टता के कारण इसे अमर माना जाता है। वो मजबूती, दृढ़ता प्रदान करते जाता है पेड़ को। अब चलते हैं हमारे देश के नेशनल फ्रूट के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। हमारे देश का जो नेशनल फ्रूट क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि मैंजीफेरा इंडिका आम जो है हमारे देश का राष्ट्रीय फल है। उष्णकटिबंधीय देशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है तथा इसकी खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। भारत में आम अनादिकाल से ही प्रचलित है। अलेक्जेंडर एवं चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने भी इसका स्वाद चखा और इसके फल को सराहा। अलेक्जेंडर और चीनी यात्री ह्वेनसोंग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत भ्रमण को आया था, उसने भी आम का स्वाद चखा था और उन्होंने अपनी जीवनी में इसका चर्चा किया है। चलते हैं नेक्स्ट। मुगल बादशाह अकबर ने भी दरभंगा बिहार में 10,000 आम के पेड़ लगवाए, जिसे लखी बाग के रूप में जाना जाता है। तो मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा जो बिहार में स्थित है वहाँ 10,000 आम के पेड़ लगवाए थे, जिसे लखी बाग के रूप में माना जाता है। अब बात आती है कि हमारे देश का राष्ट्रीय नेशनल रिवर। तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियों और मैदानों पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है और ये जो है पहाड़, घाटी और मैदान पर 2525 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। इसका उत्पत्ति जो है हिमालय के गंगोत्री हिम नदी से होती है। जब हम लोग नदियों का
बारे में, भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो इसका विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि गंगा नदी का कैसे जो है निर्माण होता है, कैसे किन किन नदियों से मिलकर गंगा नदी का जो है उत्पत्ति होती है, जहां इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। अब है कि गंगा का समतल मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, जिसका विस्तार जो है 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। जो गंगा का मैदान है वो काफी उपजाऊ है, क्योंकि गंगा जब मिट्टी को बहा कर लाती है और बरसात के मौसम में जो उस मिट्टी को दृढ़ता प्रदान करती है, उसकी जो भूमि हो जाती है, वहाँ की जो भूमि हो जाती है काफी उपजाऊ हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। अब है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा, गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो गंगा जो है डॉल्फिन, जिसको हम लोग सुंस के नाम से भी जानते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये जो है 5 अक्टूबर 2009 की बात है। यहाँ भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों की तरह वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब है राष्ट्रीय विरासत पशु, देखिए तो भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 को घोषित किया है। भारत का जो है राष्ट्रीय नेशनल हेरिटेज एनिमल जो है एशियाई एलिफेंट है। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अस्थायी समिति के इस संदर्भ में 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। अब है कि हाथी जो है केरल, कर्नाटक और झारखंड राज्य का भी राजकीय पशु है। राजकीय पशु हाथी जो है केरल का है, कर्नाटक का है और उसके अलावा झारखंड जो बिहार से अलग हुआ नवंबर 2000 में। अब बात आती है राष्ट्रीय खेल। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आप जानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादा जो डिमांड है क्रिकेट का, लोगों का झुकाव भी है क्रिकेट की ओर है, लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, ये भी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है, तो ध्यानचंद। उनका जन्म जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, क्योंकि उस दिन हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिन, जिस प्रकार हम लोग जो है 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी प्रकार हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिन को 29 अगस्त को प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1925 में ग्वालियर में भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया गया तथा 1928 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का पहला गैर यूरोपीय सदस्य बना। अब बताता है हमारे देश का राष्ट्रीय मुद्रा, देखिए ये भी राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में आपको चर्चा कर लेता हूँ, पहले नहीं था। भारतीय रुपए को 15 जुलाई 2010 को, ये बात 2010 की, आज से 10 साल पहले जो है डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह एक नया प्रतीक मिला। पहले मेरे भारतीय मुद्रा जो रुपया था उसका कोई प्रतीक नहीं था, लेकिन 2010 में जिस प्रकार आप जानते हैं डॉलर का इस टाइप का प्रतीक है, उसी प्रकार रुपया, हमारे देश की मुद्रा रुपया का ये प्रतीक आया। तो रुपये का नया प्रतीक देवनागरी लिपि र को रोमन रूप आर को मिलाकर बनाया गया। इसके लिए भारत सरकार ने सभी लोगों से निवेदन किया था कि आप लोग भारत का राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक भेजें। तो एक जो IIT का ये स्टूडेंट था D उदयन कुमार, उन्होंने ही ये जो था भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह का जो था निर्माण किया था और जिसको भारत सरकार ने मान्यता दी। अब बात आती है अशोक चक्र। देखिए आप सभी जानते हैं अशोक चक्र के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय झंडे में भी अशोक चक्र को स्थान मिला है। उसके बाद जो है सत्यमेव जयते में भी इसको जो है स्थान दिया गया है। अशोक चक्र संसदीय चक्र भवन, दो तिलियों के बीच, अशोक चक्र में दो तिलियों के बीच जो है 15 डिग्री का कोण बनता है और 24 तिलिया 24 घंटे का प्रतीक है। इसमें देख सकते हैं 24 तिलिया है। पहला जो है संयम का प्रतीक है, दूसरा आरोग्य का प्रतीक है, तीसरा आपका शांति का प्रतीक है, चौथा शील का प्रतीक है, पांचवा त्याग का, छठा जो है क्षमता का प्रतीक है, सातवां सेवा का, आठवां जो है मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं 9वां प्रेम का प्रतीक है, 10वां जो है बंधुत्व का प्रतीक है, 11 जो है संगठन का, 12वां जो है कल्याण का प्रतीक है, 13वां अधिकार का प्रतीक है, 14वां कर्तव्य का प्रतीक है, 15वां सहकार्य का प्रतीक है और 16वां जो है न्याय का प्रतीक है, 17वां नीति का प्रतीक है, 18वां अर्थ का प्रतीक है, 19वां जो है समता का प्रतीक है, 20वां जो है नियम का प्रतीक है। इसके बाद जो है 21 जो है व्यवस्था का प्रतीक है, 22 सुरक्षा का प्रतीक है, 23 जो है उद्योग का प्रतीक है और
24वां जो है समृद्धि का प्रतीक है। तो 24 तिलिया 24 घंटे का प्रतीक है और दो तिलियों के बीच की जो कोण है 15 डिग्री है और पूरा जो है आपका 360 डिग्री है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। धर्म चक्र इसको प्रगति और जीवन का प्रतीक माना जाता है और इसमें आदर्श बौद्ध के जो है समर्थकों के 24 गुण का जो है इसमें चर्चा किया गया है, जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये फहराना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। हम लोग अपने देश का राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं। 22 जनवरी 2004 को जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो थे BN खरे की अध्यक्षता वाली जो खंडपीठ था, भारत के नागरिकों को सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराने को मौलिक अधिकार माना था। तो आप लोग राष्ट्रीय झंडा ध्वज जो है उसको, नेशनल फ्लैग को फहरा सकते हैं। ये जो हमारा फहराना है हमारा मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जो था बताया था कि नागरिकों द्वारा अपने घर में भी, दफ्तर में भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के जो आर्टिकल है, संविधान के आर्टिकल 19A के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आप शाम के जो टॉप 20 इससे जो प्रैक्टिस सेट होगा उसके लिए तैयार रहे। उसका लिंक जो है टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक छात्रों के पास पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें ताकि इसी प्रकार हम आपको वीडियो देते रहें। और लगातार हम लोग का भारतीय संविधान चल रहा है, जो यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।